जय मां सरस्वती। प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन शिक्षण अभियान में स्वागत है। मैं आशा करूंगा कि आप सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर ठीक होंगे। और आज हम कक्षा नवम की कृतिका किताब के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में, और जिसको लिखा है हमारे हिंदी के महान साहित्यकार कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जैसे इस पाठ का शीर्षक है इस जल प्रलय में, तो यहाँ जो आजकल आप देखते हैं कि बरसात का मौसम है और इस मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है और चारों तरफ धरती के ऊपर पानी ही पानी हो जाता है। ये हमारा देश एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पर ही अलग अलग प्रकार की ऋतुएं जो वो आती है, और उन ऋतुओं में ये हमारा बरसात का महीना या मौसम जो है वो उनमें से एक है। अभी आपने देखा कि पहले जेठ मास की तपती दोपहरी थी, जिसमें आपकी जो थी धरती तवे के समान चल रही थी, चारों तरफ सूखा पड़ रहा था, सारे लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे थे। परंतु ज्यों ही बरसात का मौसम शुरू हुआ तो चारों तरफ पानी ही पानी आ गया और सारी धरती जो वो हरी भरी हो गई। तो प्यारे बच्चों, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनकी अलग से आपदाएं हैं, वहां बादल फटते हैं, पहाड़ खिसकते हैं, कई प्रकार की बिजली कड़कती है। तो उसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों में जब ये पहाड़ का ऊपर जो बड़ी बारिश हो जाती है, ये पानी मैदानी क्षेत्रों में चला जाता है, तो वहां पर बाढ़ आ जाती है। आप दूरदर्शन के ऊपर देखते हैं, टीवी के ऊपर देखते हैं, समाचारों में सुनते हैं, समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं। आजकल आप देखते हैं तो चारों तरफ जैसे हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश या जो हमारे दूसरे राज्य हैं जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, उनमें जो है आजकल बाढ़ का प्रकोप जो वो जारी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे आदरणीय लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसी बाढ़ के प्रकोप को उजागर करने का एक प्रयत्न किया है। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस पाठ का शीर्षक है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में। और इसको लिखा है हमारे बहुत ही बड़े साहित्यकार कथाकार आदरणीय फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो ये पाठ इस जल प्रलय में हिंदी साहित्य के महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें हमारे लेखक ने बाढ़ के उफनते हुए पानी का जो वर्णन किया है कि बाढ़ का पानी किस प्रकार तबाही मचाता हुआ धरती के ऊपर बहता है और कितनी बस्तियों को उजाड़ता चला जाता है, कितने आशियानों को उजाड़ता चला जाता है। जितनी भी लोगों की जमीन खेती योग्य होती है उसको सबको वो उजाड़ के रख देता है। तो उसी भयावह जो दृश्य है, एक डरावनी जो स्थिति है कि जैसे मैदानी क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है, गले गले तक, छाती छाती तक जब पानी आ जाता है, तो उन लोगों को किस प्रकार अपने घर बार को छोड़ करके जो वो जाना पड़ता है, तो उसी का वर्णन जो है लेखक जी ने इस पाठ में किया हुआ है। हालांकि तो इससे पहले मैं आपको इस पाठ की और जानकारी दूं, तो उससे पहले मैं आपको अपने लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय देना चाहूंगा। तो जैसा हम
आप किताब में भी पढ़ेंगे, जानते भी हैं, आपके पास किताबें हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु प्रसिद्ध कथाकार और साहित्यकार हिंदी के रहे हैं। और इनका जन्म जो है वो औराही गांव हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में हुआ है। और इनकी जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, वो नेपाल में हुई। तो जिस प्रकार आप इनका जन्म हुआ और उन दिनों, तो इनका जो जन्म है उसका मैं आपको बताऊंगा कि इनका जन्म जो है वो सन 1921 में हुआ और सन 1977 में जो है उनका देहांत हो गया। तो प्यारे बच्चों, उन दिनों जैसे आपने देखा कि इनका जन्म 1921 में हुआ है, तो ये वो समय था जब देश में आजादी का आंदोलन चला हुआ था। तो जितने भी हमारे, लगभग आपने देखा होगा कि हिंदी के जितने भी उस समय के साहित्यकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, शायर लोग रहे हैं, उन सब ने जो वो अपनी आजादी के बारे में जो वो लिखा हुआ है। तो सन 1942 का जो आजादी की लड़ाई का जो आंदोलन था, उसमें ये एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बनकर जो वो उभरे हैं। और फलस्वरूप इन्होंने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय अपनी भागीदारी जो वो सुनिश्चित की है। तो ये एक उच्च कोटि के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और उच्च कोटि के ये एक साहित्यकार भी रहे हैं और एक कथाकार भी रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात हैं। आंचलिक का मतलब होता है कि स्थान विशेष के प्रति, किसी प्रदेश के बारे में, किसी विशेष जगह के बारे में जो उन्होंने निश्चित रूप से जो वो लिखा हुआ है। तो उसी की ही आज हम एक रूप जो इनका पढ़ने जा रहे हैं। तो और दूसरा इसके साथ इन्होंने जो हमारा ग्रामीण जीवन है, हमारे भारत की आज भी बहुत अधिक 70 से 80% आबादी जो है, जनसंख्या जो है, वो आज भी गांव में ही निवास करती है। और तत्कालीन भारत में इसका आंकड़ा जो था वो 80% से अधिक था। तो प्यारे बच्चों, इनकी जो ग्रामीण जीवन का जो इन्होंने एक गहन चित्रण किया है, उनमें एक प्रकार का, विशेष प्रकार की इनकी रचनाओं में एक रागात्मक और रसमय भाव का जो है वो प्रादुर्भाव होता है। और उनकी रचनाओं को पढ़कर हमें अनेक, मतलब एक प्रकार का विशेष रस जो वो प्राप्त होता है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। ये इनकी कृतियों की विशेषता है। इसके साथ फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो मुख्य कृतियां हैं, जैसे आपके पास किताब भी होगी, आप किताब से भी देख सकते हैं। और मुख्य मुख्य दो चार जो मैं आपको गिना सकता हूं: मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर। इनमें इनकी कुछ ये कृतियां हैं, कुछ उपन्यास हैं और कुछ कहानी संग्रह हैं। ऋण जल और धन जल और नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज है। तो रिपोर्टाज का मतलब भी ये होता है बेटे कि जैसे हम कई बार छोटी सी कहीं घूमने जाते हैं तो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं उसकी, या कोई ऐसी घटना घट जाती है उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसी को ही हम, ये फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जो जिसको यहाँ लिया गया है। तो रिपोर्टाज का मतलब ये होता है कि किसी घटना के ऊपर अपने विचार प्रकट करना, लिखकर किसी को बताना। तो ये इनके फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन का एक छोटा सा साहित्यिक परिचय था, जिसके साथ आप समझ गए होंगे कि इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं जो है वो रची हैं। और इनकी ये जो इस जल प्रलय है, ये भी इनकी एक प्रकार की ऐसी ही रचना है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार और साहित्यकार व लेखक रहे। हाँ, तो बेटे ये हमारे आज के इस पाठ के इस जल प्रलय में के जो लेखक हैं उनका ये संक्षिप्त सा साहित्यिक परिचय था। शायद आपको समझ आया होगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई होगी तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको वहां वो बात का जो वो स्पष्ट हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई ऐसी परेशानी रहेगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसको दोबारा से उसका सही उत्तर आपको बता दूंगा। तो अब हम
इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो ये लेखक हैं, ये बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान रहे हैं, और जब ये कक्षा 10वीं में पढ़ते थे तो उसी समय से इन्होंने छोटी मोटी घटनाओं के ऊपर जो था वो लिखना शुरू कर दिया था। तो जैसे उस समय भी, जैसे आप अभी 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपकी आयु के ही वो उस समय रहे हैं, और जिस प्रकार आपको हर चीज की आज समझ होने लग पड़ी है, उसी प्रकार उनको भी समझ थी। तब भी बाढ़ें आती थी, आज भी बाढ़ें आती है, कोई फर्क नहीं रहा है। ये है कि आज हमारे पास साधन ज्यादा आगे हैं, इसलिए हम इसकी विभीषिका से जो है वो जल्दी बच जाते हैं, या हमें जो है वो कई सहूलियत के समान जो वो उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु दुख वैसा ही है। तो प्यारे बच्चों, सन 1947 में जय गंगा, डाइन कोसी, हड्डियों का पुल 1948 में, तो इनके ऊपर जो है वो 10वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते जो था, हमारे लेखक ईश्वर दास रेणु जी ने रिपोर्टाज लिख दिए। मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिपोर्टाज का मतलब है कि छोटी छोटी घटनाओं को एक सही सलीके से प्रस्तुत करना, उन घटनाओं का बारीकी से अवलोकन करके उनको एक सही ढंग से लिखना। तो ये महारत जो थी, ये कला जो थी, वो उनको पढ़ते पढ़ते 10वीं कक्षा में ही आ गई थी। तो आप बच्चे समझ सकते हैं कि ये लेखक कितने महान थे और कितने कोटि के रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने इस जल प्रलय में ये शीर्षक दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि ये इस बात के भुक्तभोगी रहे। इन्होंने इस विभीषिका को अपनी नजर से, अपने अनुभव से देखा है, इसलिए इन्होंने ये शीर्षक दिया है इस जल प्रलय में। तो जब ये पैदा हुए, मैंने आपको बता दिया इसका स्थान, तो उनका वो पैतृक स्थान ऐसा स्थान था बिहार प्रदेश में, जहां बाढ़ नहीं आती थी, अपितु बाढ़ ग्रसित लोग, कहने का मतलब क्या है कि जिन क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इनके जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरे जो जिले थे या दूसरे जो गांव, अन्य स्थान थे, वहां के लोगों को जब बाढ़ का सामना करना पड़ता था, या उनके घरों में पानी घुस आता था, उनके खेतों में पानी घुस आता था, उनको उस कारण जो था वो अपना घर बार छोड़ना पड़ता था, तो वो शरण लेने के लिए इनके जिले की तरफ, इनके गांव की तरफ जो था वो रुख करते थे। अर्थात जहां जो बाढ़ ग्रस्त लोग होते थे उनके लिए शिविर बनाए जाते थे, वो लोग जो थे वहां उन शिविरों में शरण लेते थे। वो सारा प्रबंध प्रांतीय सरकार और भारत सरकार का होता है, पहले भी और आज भी। जब आपको न्यूज देखते हैं, ऐसा कोई समाचार देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, कहीं और देखते हैं, तो आप देखते हैं कि किस प्रकार उन लोगों को बसों में, ट्रालों में, गाड़ियों में भर भर कर जो आसमान के साथ जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान, जहां सुरक्षित स्थान है, वहां ले जाया जाता है। तो वैसा ही इन्होंने बचपन में जो था वो इन घटनाओं को सिर्फ सुना था, और सुनकर ही उनको अपने शब्दों में, ये रिपोर्टाज में जो था वो लिखा था। परंतु सन 1967 में जब ये बड़े हो गए थे, नौकरी कर रहे थे बिहार के पटना में, जो तो वहां इनको बाढ़ को अपनी नजर से देखने का जो वो मौका मिला। हालांकि बचपन में ये स्काउट एंड गाइड या दूसरी अन्य जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी, उनमें भी ये ऐसे काम जो थे शरणार्थियों के लिए कर चुके थे, उनकी सहयोग के लिए काम जो थे वो कर चुके थे। परंतु इन्होंने जीवन में अभी तक बाढ़ की असली रूप को नहीं देखा था, और उस रूप को उन्होंने देखा सन 1967 में जब पटना में बाढ़ आई। तो उस दिनों वहां जो कंकड़बाग था, फिर दूसरा अपना जो पटना के इर्द गिर्द के इलाके थे, राजभवन था, मुख्यमंत्री का जो कार्यालय था या जो आवास स्थान था, वहां चारों तरफ पानी आ गया, और वो पानी छाती से ऊपर आ गया, तो चारों तरफ जो था वो भगदड़ बच गई। तो इनके मन में जो था वो बाढ़ को देखने का एक बड़ा जज्बा
मन था कि मैंने बाढ़ देखनी है कि बाढ़ होती क्या है। जैसे हम लोग हैं, हम टीवी के ऊपर देखते हैं या समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो हमारे मन में भी उस बाढ़ को नजदीक से देखने का एक मन कर पड़ता है कि हम जाकर देखें कि कैसी होती है बाढ़। अपनी आंखों से देखें, क्योंकि कैमरे में तो हम देख रहे होते हैं, परंतु अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखने में कुछ और मजा होता है। तो उसी प्रकार उन्होंने उस रूप को देखने के लिए था वो अपने मित्र के साथ जो था वो देखने की योजना बनाई। फिर जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार जो बाढ़ का पानी जो है वो तबाही मचा रहा है, सारे लोग जो है वो किस प्रकार जो पानी में तैर कर या जो गाड़ियां पानी में जा रही है, किस प्रकार अपना जरूरत का सामान जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कितने दिन बाढ़ का प्रभाव रहेगा। और कहते हैं कि उन दिनों भी सन 1967 में लगभग 17-18 घंटे लगातार बारिश हुई थी बिहार में, और वो लबालब पानी से पूरा बिहार, पटना जो था, पश्चिमी क्षेत्र जो था उसका, वो सारे का सारा जो था वो पानी से भर गया था। तो उसी विस्तार को बताने के लिए, उसी भय को बताने के लिए, उसी बाढ़ के डर को बताने के लिए, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बसे बसाए घर को छोड़कर जो वो लोगों को जाना पड़ता है। और ये लोग जिन क्षेत्रों में बाढ़ें आनी होती हैं, उसके लिए हमारा प्रशासन, हमारी प्रांतीय सरकार, हमारी भारत सरकार जो वो उससे पहले ही तत्पर रहती है। तो कहने का भावार्थ है कि लोग जो वो अपने तौर पर पहले ही तैयारी कर रखते हैं कि पता नहीं कब हमें उठकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग क्षेत्रीय वैसे हैं। तो उन लोगों की भी अपनी तैयारी होती है, साथ में उनके प्रशासन होता है, सरकार होती है, उनके सारी सुख सुविधा का जो वो ध्यान वहां रखा जाता है। डॉक्टरों की टीमें होती हैं ताकि कोई ऐसी महामारी न फैल जाए, लोगों का स्वास्थ्य निरीक्षण किया जाता है, उनको दवाइयां बांटी जाती है, उनको हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना जो है, वायु सेना जो है, वो उनके लिए अनाज पहुंचाने का काम करती है। तो इसी प्रकार और भी कई प्रकार की ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जैसे हमारी भारत स्काउट एंड गाइड है, राष्ट्रीय स्वयंसेवी योजना है, मतलब इस तरह की कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए, लोगों के लिए, सहूलियत के लिए जो वो काम करती है। परंतु लेखक ने भी बचपन में इन चीज संस्थाओं में जो था वो हिस्सा लिया था, पर उसने कभी भी बाढ़ के रूप को नहीं देखा था। तो इस पाठ में जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपने उस अनुभव को, जो उनके मन में छुपा हुआ था, कि उनके मन में भी जब वो पढ़ते थे, अपने बड़ों से सुनते थे, या जो उनके जब वो पढ़ते थे उस टाइम 1947 या 1948 के आसपास में जो भी बिहार में बाढ़ आई हुई थी, उनके बारे में पढ़ते थे, सुनते थे, ये रिपोर्ट तैयार करते थे, तो उससे उनके मन में एक ललक थी कि मैंने बाढ़ को देखना है। तो आज सन 1967 में वो इच्छा जो थी वो उनकी पूरी हुई, परंतु उसको देख करके जो था उनके मन को बड़ा दुख पहुंचा। तो ये इस पाठ का मुख्य जो एक सारांश था वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैंने जो सारांश के रूप में इस पाठ का सार समझाया है, आपको समझ आया होगा, और आप बच्चों ने भी इस पाठ को ध्यान से अपनी किताब से पढ़ना है, और पढ़ करके जो है वो आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। और जहां कहीं आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, मैंने आपको पहले भी कहा है, आज अभी फिर कह रहा हूं कि आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई कमेंट करना है, वहां मेरे से जो भी आपके मन में प्रश्न आता है इस पाठ से संबंधित आप पूछ सकते हैं। मैं आपको और भी जानकारी देने के लिए तत्पर रहूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आप बच्चे जो वो इस पाठ से संबंधित सारी की सारी जानकारी जो वो प्राप्त करें। तो ये जो हम आज का हमारा इतना जो है वो मैंने आपको समझाया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें और इसको अपने मन में उतारने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको इस पाठ का मुख्य सारांश समझाया। इसका एक पार्ट मैंने पूरा किया इस वीडियो में। इतने में आपको जो कुछ समझ नहीं आया होगा वो आपने मेरे से पूछना है, और फिर हम दोबारा इसी पाठ को लेकर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी प्रश्न होगा, वो आपने मेरे से पूछ लेना है, ताकि मैं आपको उस टाइम भी उस प्रश्नों का उत्तर दोबारा बता सकूं, और जो अब हम दोबारा अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सबका जो स्नेह है वो शुभ हो। हार्दिक शुभकामनाएं।